यस वी आर लाइव नाउ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई के अपने लक्ष्य के प्रति जो है आप डेडिकेटेड होकर के पूरा डेडिकेशंस के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए, आपका स्वागत है एनके विद्यापीठ में, जहां पर आपको मॉडल सेट की तैयारी कराई जा रही है। मैट्रिक के जो मॉडल सेट हैं और उसमें मैथ्स के सेट 1 कंप्लीट हो गए हैं। आज साइंस के चल रहे हैं सेट, जिसमें पार्ट ए कल चला था, पार्ट 2 आज चल रहा है। तो देखना नहीं भूलेंगे और सभी लोग एक एक करके वन बाय वन करके सारी क्वेश्चंस को देखेंगे और टेकल करेंगे, ताकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो सब इस पीपीटी के अंदर है, जिसमें एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर उससे एक से अनेक प्रश्न बना करके आपको दिखाते हैं, ताकि आप उस प्रश्न के माध्यम से देख पाएँ, ताकि आगे आपको जैसे ही इसका पेपर 2 आपके साथ लगाए, सेट 2 लगाए, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। आइए, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन के साथ जुड़ जाइए। एक बार हम भी शेयर कर देते हैं, आप लोग भी जो है शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग हैं सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए, आप सभी लोग इसको फेसबुक और इंस्टा पर भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? फेसबुक और इंस्टा पर भी ऐड कर दीजिएगा, ताकि वहाँ से भी, हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग जो है जुड़ जाइए और सभी लोग वन बाय वन करके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कीजिएगा और एक एक करके बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए, तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे आप सभी लोग। ओके, नूर आलम, आदित्य कुमार, सुनील कुमार, चलिए, सलोनी कुमारी, सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं। और बबली कुमारी, धीरज कुमार, चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन की शुरुआत करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। आज साइंस के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और साइंस के प्रश्न को देखने के बाद आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? क्या आप सभी लोग रेडी हैं? एक बार बताइए हाँ या ना। क्या सभी लोग रेडी हैं? एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए और जल्दी से बता दीजिए हमें, हम सेशन को स्टार्ट करें, ठीक है? एक बार जो है हाँ या ना में आप बता दें, ठीक है? आपको कुछ बातें बता दें कि इसके पार्ट 1 जो है, सबसे पहले हम लोग का जो प्रोग्राम है वो कैसे चल रहा है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग मैथ्स का सेट किए हैं। मैथ्स का जो है सेट 1 आपके साथ कंप्लीट हो गया है, सेट 1 कंप्लीट हो गया है, जिसका वीडियो जो है कि आपको दिख जाएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको दिख पाए। तो सेट 1 मैथ्स का जो है, मैथ्स का सेट 1 जो है पहले कंप्लीट कर लेना है, मैथ का सेट 1 कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ जो है कि दूसरा में लगा है साइंस का, साइंस का जो है सेट लगा हुआ है, तो साइंस का सेट 1 जो है आपके साथ लगा हुआ है, तो ये आज कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का सेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो आपको मैथ्स के सेट और साइंस के सेट देखने के बाद आपको लगेंगे कि हाँ, अब हमसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, ठीक है? किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? हाँ, मनीष, धीरज, भोजपुरी मूड, क्या कैसे नाम लिख दिए, ठीक है? चलिए आइए, तो इसके बाद जो है तीसरा जो है फिर से हम लोगों के पास मैथ्स का सेट 2 आने वाला है, ठीक है? मैथ्स का सेट 2 आने वाला है, मैथ्स का सेट 2 आएगा। लेकिन इसके साथ कुछ क्राइटेरिया है कि आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़त बनाएं, ठीक है? बढ़त बनाएंगे तो सेट 2 जो है आज आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? सेट 2 दे दिया जाएगा मैथ्स का, ताकि आप बनाएंगे। जिनके पास भी PDF नहीं होगा तो वो PDF जो है इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको यहाँ से PDF मिल जाएगा, वरना आप इसी चैट बॉक्स में जो है आप लिखेंगे कि टेलीग्राम का लिंक, तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको हम सेंड कर देंगे ये सेट 1, इसका साइंस का सेट 1 और इसका। चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी लोग रेडी हैं? बिल्कुल, चलिए, आप सभी लोग रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं। सेशंस की शुरुआत कर दिए जाए, ठीक है? धीरे धीरे जो है हम लोग बढ़त बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब इसको हम रखते हैं, ठीक है? कमेंट को हम रख दिए और अब आपके साथ चलते हैं क्वेश्चन पर,
कहाँ चलते हैं प्यारे बच्चे? क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि अब कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने है 40 तक। जो लोग नहीं देखे होंगे तो 40 तक हम लोग क्वेश्चंस को कर चुके थे, तो 40 तक पहले है, कंप्लीट है। ठीक है, आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे की क्वेश्चंस को देखने वाले। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इथिलीन में कार्बन के बीच दो आबंधों के बीच जो है आइए, अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ठीक है, इथिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिनमें से क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दोनों सिग्मा बॉन्ड होगा, दोनों पाई बॉन्ड होगा और दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध होंगे। यहां पर एक रासायनिक बंधन चैप्टर है। ठीक है, रासायनिक बंधन एक्चुअल में टॉपिक है, उसी टॉपिक के आधार पर जो है क्वेश्चंस जो है आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर जब पूछे जाते हैं तो इसमें कौन सा आंसर जो है सही होगा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात कि यहाँ हाइड्रोकार्बन को ध्यान में रखना है। अब हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन, तो ये हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन मिक्स होते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ, तो यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं और इससे बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इससे बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच एक बल जो है काम करता है, कि दोनों परमाणुओं को आपस में बांध करके रखता है, उसी को रासायनिक बंधन कहते हैं। अब जैसे यहाँ CH4 है, देखिए CH4 है और CH4 की हम बात करते हैं तो यहाँ एक कार्बन है और इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर ये जो बंधन बनाया यह सहसंयोजी बंधन कहलाता है। कौन सा बंधन कहलाता है? सहसंयोजी बंधन कहलाता है, यह बात याद रखना है। ठीक है, सहसंयोजी बंधन। अब यहां पर सिग्मा और एक पाई बॉन्ड जो आ रहा है, उसी चीज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या होता है। तो जब हाइड्रोकार्बन की बात किया जाएगा तो हाइड्रोकार्बन जो है वो कितने टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे? अब ध्यान रखिएगा, तो 3 टाइप्स के देखने को मिलेंगे हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन जो है कितने टाइप्स के देखने को मिलेंगे? 3 टाइप्स के। पहला, दूसरा और तीसरा हम लोग बात करते हैं। इसमें बात करते हैं एल्केन का। किसका? एल्केन का। दूसरा बात करते हैं एल्कीन का। ठीक है, और तीसरा जो है एल्काइन है। क्या है? एल्काइन है। तो ये 3 चीज जो है आपको देखना है। अब एल्केन का सूत्र जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, एल्केन का सूत्र का बात करते हैं तो CnH2n+2 होता है, तो यह एल्केन है। अब इसी में आपको क्या ध्यान रखना है? ये होता है CnH2n होता है और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। अब यहां पर ये चीज आप अगर ध्यान रखें, यहां से सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है, आगे इस पर क्वेश्चंस भी लगा होगा तो आपको वहां पर मजा आएगा। ठीक है, हाँ, अब ध्यान दीजिए, ये CnH2n+2 CnH2n हो गया, CnH2n-2 हो गया। अब इसमें क्या होता है? इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, और इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहीं से ये आबंध जो है, आबंध मतलब बंधन, आबंध मतलब बंधन, और इसी बंधन को हम लोग देख रहे हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पूछा जाएगा। एल्केन वाले में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जब सिंगल होगा ना तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। यहाँ देखिए, एल्कीन में डबल हो जाएगा, तो जब डबल होगा तो याद रखिएगा, एगो होगा सिग्मा और एगो होगा पाई बॉन्ड। क्या होगा?
पाई बॉन्ड होगा, ये याद रखेंगे और इसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब आपसे जैसे ही पूछा जाएगा एल्केन एल्कीन, तो यहाँ है इथिलीन, इथिलीन जो है एल्कीन और यहाँ है एल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ आता है और डबल बॉन्ड के साथ जब आएगा, ठीक है, तो एगो जो है सिग्मा बॉन्ड और एगो पाई बॉन्ड हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा जो है पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, पाई बॉन्ड हो जाएगा। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ये बात आपको याद रखना है, 1 2 3। और एक और याद रखिएगा, यहां पर हम लिख देते हैं स्टार दे करके, इसको भी याद रखिएगा, एल्काइल। क्या? एल्काइल। ये होता है CnH2n+1, ठीक है, CnH2n+1। अगर हम इसी जगह आपसे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे जैसे हमने यहां पर बताया। अब देखिए C2H5OH है, ठीक है, तो C2H5 है तो यहाँ पर 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है कितने हैं? 5 है। हाइड्रोजन जो है कितने हैं? 5 है। 3 4 5, ठीक है, और यहाँ O और फिर एक यहाँ H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ जा रहा है, ठीक है, यहां पर इसके साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। और डबल बॉन्ड हुआ तो यहां पर आप देख पाएंगे, अगर इसमें पूछा जाए कि सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक यहां 7, तो यहां 7 जो है सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? तो 1। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड की संख्या जो है 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको देख करके बताना होगा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग इसको याद करेंगे और ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर इसी जगह आपसे पूछ ले, डायरेक्ट पूछता है प्यारे बच्चे, डायरेक्ट पूछा है, ये आप लिख लेंगे। अगर डायरेक्ट पूछता है कि NaCl में कौन सा बंधन पाया जाता है, आइए लिख लीजिएगा, NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है, बताइए तो सभी लोग। देखते हैं कमेंट में किनका आता है सबसे पहले। NaCl में कौन सा बंधन पाया जाता है? NaCl में कौन सा बंधन पाया जाता है, देखना चाहेंगे कि कौन सबसे पहले आंसर दे रहे हैं। NaCl कौन सा बंधन पाया जाता है? हाँ, NaCl में कौन सा बंधन पाया जाता है? NaCl में कौन सा बंधन पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि NaCl में जो है बंधन आपका कौन सा है। याद रखेंगे, NaCl में अगर पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा वैद्युत संयोजी बंधन, वैद्युत संयोजी बंधन याद रखिएगा। या इसी का एक और दूसरा नाम जो है आयनिक बंधन याद रखिएगा, आयनिक बंधन, ये पूछा जाए तो, ठीक है। दूसरा अगर पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन गैस में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में कितने बॉन्ड होते हैं, तो याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब एक बंद होते हैं, एक बंद, ठीक है, एक बंद होते हैं, ऐसे आपका ऑप्शन देगा। अगर आपसे देता है O2 में कौन सा बंद होता है, तो द्विबंध होता है। कौन सा बंद होता है? द्विबंध। और O3 में कौन सा बंद होता है, तो त्रिबंध होता है। कौन सा बंद होता है? त्रिबंध होता है। O3 बोल रहे हैं, N2 में, नाइट्रोजन गैस में। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन से हम लोगों के पास इतना सारा क्वेश्चन जो है आ गया, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके से रिवीजन का काम कर लेंगे तो हमारे पास सभी क्वेश्चंस एक साथ हो जाएंगे। आइए अब जो भी चीज़ आपको ज़रूरी लगा वो सारे चीज़ लिखते हुए चलेंगे, पेन कॉपी के साथ चलेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ईथेन में सहसंयोजक बंधन जो है कितने हैं, तो इथेन, मीथेन, इथेन, मीथेन, इथेन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मीथेन इथेन में सहसंयोजक बंधन कितने हैं ये पूछा गया है। तो आपको याद होगा
इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। एक बार मेरे साथ बोल लेते तो ये क्लियर हो जाता। अब इसमें क्या है कि मिथ के बाद इथ कैसे पता चला, तो यहाँ इथ है, तो इथ है तो मतलब 2 कार्बन होगा, तो C2। और बोले हैं कि n का मान 2 हो गया, तो फार्मूला अभी अभी बताए हैं एल्केन का जो फार्मूला बताए हैं वो क्या है, एल्केन का CnH2n+2 हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। और जब 2 हो जाएगा तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 2 6 हो जाएगा, तो C2H6 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो कार्बन के 2 बॉन्ड हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए C2H6 यहाँ हम लिख दिए, इसका सूत्र लिख दिए, और यहाँ हाइड्रोजन बंधन जो है इधर इधर आ गया, तो C2H6 मतलब हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 3 लग गए, और जैसे ही 3 लग गए अब यहाँ पर इसको हम मैच करेंगे। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है, अब आपको पता चलेगा। अब सही आंसर बताइए। हाँ बिल्कुल, खुशी कुमारी, धर्मेंद्र चौरसिया, क्या है, मनीष रंजन, प्रिया, मंजीत, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपके जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 सही होगा। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न को बारीकी से हमें एक बार सीखने की जरूरत होती है, बार बार सीखने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या है ना, आज फास्ट जमाना है, और फास्ट जमाना में आप लोग क्या सोच रहे हैं कि बस टक टक मार दीजिए सर हम याद कर लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता है, सीखने के लिए पेशेंस रखिए। ठीक है, और पेशेंस रखिएगा तभी ये चीज़ जब समझ में आएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 पर चलते हैं। अब देखिएगा कैसे मजा आएगा। ठीक है, पूछा गया CnH2n किसका सामान्य सूत्र है। अब हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, अब आप लोग आंसर दीजिएगा। हमने इसलिए बोला कि थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, थ्योरी पढ़ लिए, आंसर आप बता पाएंगे। तो बिल्कुल सही है, एल्केन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, और आप सभी लोग जो है बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। आइए इसी के साथ जो है अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा का सूत्र क्या होगा, CuSO4 इंटू 7H2O, या CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 4H2O, या CuSO4 इंटू 10H2O। चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पर सूत्र क्या होगा। हाँ चलिए आप सभी लोग जल्दी से आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर जो है क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा नीला थोथा को तूतिया कहा जाता है, और तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, अब जरा यहीं पर प्यारे बच्चे यहीं पर बताइएगा, इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप जरा जिप्सम का सूत्र हमें लिख करके बताइएगा, जिप्सम का सूत्र जो है आप लिख करके बताइएगा। ठीक है, जिप्सम का सूत्र हमें बताइएगा जल्दी से। और इसी के साथ जो है लाफिंग गैस का सूत्र पूछता है, लाफिंग गैस का सूत्र पूछता है। ठीक है, कल हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का भी सूत्र देखे थे, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र देखे थे, यह भी याद होने चाहिए। इसी के साथ आपको यूरिया का सूत्र याद रखना है, यूरिया का सूत्र याद रखना है। ये सब जो है प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल सही, क्या नाम है, राज। ठीक है, राज, बिल्कुल राज आपका बिल्कुल सही है। CuSO4 क्या होगा, CuSO4 नहीं बल्कि CaSO4 इंटू 2H2O होगा। अगर हाफ H2O हो जाएगा तो वो किसका सूत्र होगा। ठीक है, ये बिल्कुल N2O का होगा। ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट का हो जाएगा AgNO3 हो जाएगा, और यूरिया का क्या होगा तो CONH2 का होल 2 हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखेंगे, ये बात ध्यान में रखना है। तो एक एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है, आपको यह बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ से ये 4 फार्मूला जो है आपको फिलहाल याद रखना है ताकि दिक्कत नहीं हो। कल हम लोग एक और सूत्र देखे थे, धोवन सोडा का सूत्र देखे थे, धोवन सोडा का सूत्र देखे थे। देखते हैं कि किनको याद है, सबसे पहले किनका आंसर आता है हम देखना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो दिमाग में ये बात तो होना चाहिए। हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। हाँ,
फिर हम लोग आगे की क्वेश्चन पर चलेंगे, फिर हम लोग आगे की क्वेश्चन पर चलेंगे। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए आइए यहाँ पर, तो धूमन सोडा का जो सूत्र पूछा जाता है वो क्या होगा, NaHCO3 होगा। क्या होगा, NaHCO3 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, NaHCO3 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। आइए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आइए, आवर्त सारणी पूछा जाता है। आवर्त सारणी बहुत अच्छा टॉपिक है, याद रखेंगे। आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये टॉपिक जो है कि बहुत बढ़िया टॉपिक हो गया। आवर्त सारणी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि त्रियक नियम जो है, त्रियक नियम जो है किसने दिया था। त्रियक नियम जो है किसने दिया था, याद रखिएगा, डोबे राइनर ने दिया था। डोबे राइनर ने दिया था। ठीक है, इसमें ऐसे 3 तत्वों को लिए गए थे जिसके बीच का द्रव्यमान अन्य 2 के द्रव्यमान के औसत के बराबर था, तो ये त्रियक नियम था। दूसरा जो पूछेगा कि अष्टक नियम, अष्टक नियम जो है किसका है, तो आप याद रखिएगा ये न्यूलैंड्स का है। किसका है, न्यूलैंड्स का है। ठीक है, इसी के साथ जो है आपको याद रखना है, न्यूलैंड्स के साथ ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी का जो खोज है, आवर्त सारणी का जो खोज है वो किसने किया था, तो याद रखेंगे आवर्त सारणी को सबसे पहले किसने सजाया था, मेंडलीफ ने सजाया था। मेंडलीफ ने सजाया था। अगर पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज जो है, आवर्त सारणी का खोज जो है किसने किया था, तो याद रखिएगा मोसले ने किया था। ठीक है, ये सब पॉइंट है और ये सब क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है प्यारे बच्चे, ये याद रखने वाली बात है कि ये आवर्त सारणी मोसले ने किया था। यहाँ पर आप याद रखिएगा क्या कि आवर्त सारणी में जो है तत्वों की संख्या कितना है, तो ये याद रखना है 118 है। ठीक है, इसमें अक्रिय गैस कितना है, अगर पूछा जाए अक्रिय गैस कितना है, तो आप याद रखिएगा इसमें 6 है। अक्रिय गैस कितना है, 6 है। इसी जगह आपसे पूछा जाए कि इसमें आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, वर्गों की संख्या है कितना, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। और वर्गों के साथ आवर्त की संख्या कितना है, ये 2 चीज आप लोग बताएंगे, क्योंकि इसी पर आंसर है। हाँ बताइए, हाँ बिल्कुल सही, प्रिया, प्रीति बिल्कुल सही, खुशी, मनीष, क्या है, मनीष राज, धीरज बिल्कुल सही। तो ये चीज आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे वर्गों की संख्या 18 बिल्कुल सही है और आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि वर्ग किधर से किधर जाता है, तो वर्ग की संख्या जो है ऐसे ऐसे ये पीरियोडिक टेबल होता है तो इधर के तरफ जाता है, ये आपका वर्ग होता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त। ऊपर से नीचे आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। और इधर से बाएं से दाएं तरफ जाएंगे उसको वर्ग कहते हैं। वर्गों की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या 7 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, यहीं पर जो वर्ग 18 के वर्ग जो 18 में आते हैं उसी को हम लोग नोबुल गैस के नाम से जानते हैं। किस गैस के नाम से जानते हैं, बोलिए, नोबुल गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, नोबुल गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए,
तो जो लोग नहीं लिखे होंगे ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्यारे बच्चे, और इसे आप जरूर कॉपी में नोट करेंगे। अगर कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हमारे इस क्लास को ये इम्पोर्टेंट बनाने के लिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट देना है तो पूरे मॉडल सेट को बारीकी से देखना पड़ेगा, ताकि एक के साथ जो है डिस्कशंस आपको ज़्यादा करके दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, हाँ, ओके। 45 के बाद 46, अब देखिए इसमें भी क्वेश्चंस जो है कि आपसे बनना शुरू हो जाएगा। अब याद रखेंगे यहाँ पर जो सबसे पहला बात है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को क्या कहते हैं और द्वितीय वर्ग को क्या कहते हैं, दो बातें याद रखना है। प्रथम वर्ग को क्या कहते हैं और द्वितीय वर्ग को क्या कहते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है प्रथम वर्ग को क्या कहते हैं और द्वितीय वर्ग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम वर्ग का जो सदस्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्षारीय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, याद रखिएगा। और अक्रिय गैस जो है वो किस में आता है, तो वर्ग 18 में आता है। किस में आता है, वर्ग 18 में आता है, यह बात याद रखिएगा। मिश्र धातु की संख्या जो है आपका 7 है। मिश्र धातु की संख्या जो है 7 है। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक द्रव धातु का नाम बताइए, द्रव धातु का नाम बताना है। ठीक है, दूसरा जो है द्रव अधातु के नाम बताना है, द्रव अधातु के नाम बताना है। बताइए, ये क्वेश्चंस कल की क्लास में किए थे। जो लोग कल का क्लास किए थे वो बिल्कुल इसका आंसर दे पाएंगे। क्या होगा आंसर, आप सभी लोग बताइए क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताइए। हाँ, चलिए सभी लोग जो है सही आंसर कीजिए, सही आंसर क्या होगा। देखिए हमने कहा है कि सभी लोग जुड़ेंगे तो मज़ा आएगा, और जुड़ने के बाद जब ये सारे चीज़ कंप्लीट होते हैं तो ही आपको बेनिफिट ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आइए, तो जैसे ही ये बोले तो द्रव धातु की बात किया गया है, और यहाँ पर द्रव अधातु का, तो द्रव अधातु जो है वो क्या है, ब्रोमीन है, और द्रव धातु जो है वो क्या है, तो पारा है। क्या है, पारा है। तो ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, क्या है, याद रखना है। बताइए तो जरा, जल्दी से बताइए तो। हाँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। EHG इसको मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होगा। तो सोडियम कार्बोनेट है, इसमें बाई तो लगा नहीं है, बाई लगा होगा तो H उसमें इंक्लूड हो जाएगा। बाई लगा होगा तो क्या होगा, H उसमें इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ Na2CO3 है, Na2CO3 है, और इधर में NaHCO3 है। ये सोडियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, और ये क्या है, नमक का सूत्र है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और यहाँ क्या है, Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होगा, तो सोडियम जो है, सोडियम पर +1 होता है। ठीक है, और CO3 पर -2 होता है। आपको सूत्र लिखने का जो ट्रिक है वो आपको बता रहे हैं। जब संयोजकता जो है समान रहता है, जब संयोजकता समान रहता है तो उसको कटाकर सटाकर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कटाकर सटाकर जो बोले हैं, तो यहाँ कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा तो इधर का उधर भेज कर लिख देंगे। तो इधर Na2 हो जाएगा और इधर में CO3 हो जाएगा। तो Na2CO3 जो है आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। जबकि इसी जगह अगर हम बात करते हैं कि अगर पूछा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होगा, तो यहाँ पर सोडियम का जो है +1 होता है, और HCO3 जो है, HCO3 इधर माइनस होता है। तो ये प्लस माइनस कट गया। तो जब संयोजकता समान होगा तो कटाकर सटाकर लिख देंगे। तो ये कट गया, अब इसको सिर्फ सटाकर लिख दीजिए।
ठीक है, तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरीके से सूत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा अमन कुमार, बिल्कुल सही। ठीक है, आइए इसी के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे कठोरतम तत्व क्या है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कठोरतम तत्व क्या है, तो आपको बताना है, आंसर बताइए यहाँ पर। ठीक है, पत्थर तो किसी काम का नहीं। अगर कार्बन की बात करें तो इसको चतुष्परमाणविक कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, याद रखेंगे, इसको चतुष्परमाणविक कहा जाता है। क्या कहते हैं, चतुष्परमाणविक, याद रखेंगे, इसको चतुष्क परमाणविक कहते हैं, याद रखेंगे। क्या कहते हैं, चतुष्परमाणविक। ओके, देखिए जिनको भी कुछ पूछना हो, ठीक है, वो लास्ट में पूछेंगे। पढ़ाई के दौरान जो है आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ठीक है, और इस चीज को कंप्लीट करके चलेंगे, क्योंकि आप ये मानिए कि आपका एग्जाम जो है सामने है। ठीक है, और आप इस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, मजाक में, नज़रअंदाज इसको नहीं करना है, ध्यान रखना है। चतुष्परमाणविक कहते हैं, इसकी संख्या 6 होता है। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p जो है 2 होता है, ये ध्यान रखेंगे। हीरा जो है, हीरा क्या होता है, हीरा कठोर होता है, यह बात ध्यान रखेंगे। हीरा क्या होता है, कठोर होता है। किसी को याद है तो बताइए, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, ये बताइए। हीरा का अपवर्तनांक जो है कितना होता है, ये बताइए, ताकि आपको याद आ जाए। तो 2.42 होता है, 2.42 होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से आपको एक चीज बता रहे हैं, ओजोन गैस, ओजोन गैस का सूत्र क्या होगा, ये बताइए। ओजोन गैस का सूत्र क्या होगा, ये बताइए। और ओजोन गैस की जब बात करिए दिए हैं, तो ओजोन गैस के सूत्र पर बात करते हैं, तो ओजोन गैस का सूत्र जो है O3 होगा। और ओजोन गैस जो है किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है वायुमंडल में, इसके कारण ब्लैक होल हो जा रहा है। तो ब्लैक होल जो है किसके कारण हो रहा है, ब्लैक होल जो है किसके कारण हो रहा है, तो याद रखिएगा, ब्लैक होल जो है वो CFC के कारण हो रहा है, CFC। अब आपको ध्यान में रखना है कि CFC क्या है, तो CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मिलता जुलता जो एक और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है CCl4। इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो क्या है, ध्यान दीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, अगर विद्युत से अगर कहीं पर आग लग जाता है, ठीक है, विद्युत से विद्युत से अगर आग लग जाता है, ठीक है, विद्युत से अगर आग लग जाता है कहीं पर, तो हम क्या करेंगे, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करेंगे। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करने से वो बुझ जाएगा। अब बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, आया, हाँ, आया कि नहीं आया, बोलिए सभी लोग। हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाँ बिल्कुल खुशी कुमारी, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है आपको आंसर में करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, आइए इसी के साथ जो है हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर दिए हैं, हीरा हो जाएगा इसका आंसर, सही जो है हीरा हो जाएगा। आइए, अक्रिय गैस जो है कौन है, अक्रिय तत्व कौन है यहाँ पर, तो कार्बन जो है कि नहीं है, सोना, सोना का संकेत क्या होता है, Au, क्या होता है, Au होता है। और चांदी का संकेत क्या होता है, Ag, क्या होता है, Ag। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, सुनिएगा ध्यान से, सोना Au, चांदी Ag, दोनों बात ऐसे ही याद रखिएगा, सोना और चांदी। ठीक है,
अब देखिए हाइड्रोजन H, हीलियम He, ठीक है, कार्बन C, ये तो संकेत बता दिए, ठीक है। और सोना का पूछता है कि कितना कैरेट का शुद्ध सोना होता है, तो 24 कैरेट का होता है। क्या 24 कैरेट के सोना से आभूषण बनाया जा सकता है? नहीं। तो कितना कैरेट के सोना से बनाया जाता है? 22 कैरेट के सोना होता है और 2% अशुद्धि मिलाया जाता है। अशुद्धि इसमें 2% का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर सही आंसर जो है बिल्कुल बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग जो है कि बी आंसर दिए, बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए आइए इसी के साथ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो प्यारे बच्चे, पहले आवर्त सारणी से तो अभी हम बहुत सारा डिस्कशन किए हैं, ठीक है, आपको अभी याद ही होगा, ठीक है। जिनको याद नहीं होगा थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो डोबे राइनर्स थे, ठीक है, याद रखिएगा, डोबे राइनर जो थे, डोबे राइनर, ठीक है, न्यूलैंड्स और साथ ही साथ आपका मेंडलिव, ये तीनों लोग जो है याद रखिएगा, ये परमाणु संख्या को लिए थे, सॉरी, ये परमाणु द्रव्यमान को लिए थे। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटे थे। जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी का या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, जिसका खोज जो है मोसले साहब ने किया, इन्होंने क्या लिया? तो परमाणु संख्या को लिया। क्या लिया? परमाणु संख्या को लिया था, परमाणु संख्या को अपना हथियार बनाया था। परमाणु संख्या को ये जब लिए तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो है आधार क्या रहा? परमाणु संख्या। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या होगा। क्या होगा? परमाणु संख्या होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, परमाणु संख्या आपको ध्यान में रखना है। 50 के बाद देखिए फटाफट अब हम लोग क्वेश्चंस को भी करेंगे, क्वेश्चन पूरा खत्म करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर हमको डायरेक्ट खत्म करना रहता तो जल्दी से मार के निकल जाते, क्लास खत्म हो जाता, लेकिन आपको समझाना भी है, ठीक है। हीलियम कैसा तत्व है? तो अभी बात किए हाइड्रोजन हीलियम 6 अक्रिय गैस है, याद रखिएगा। तो अक्रिय गैस की अगर बात करते हैं तो अभी यादें कर लीजिए, अक्रिय गैस जो है आपको अभी यादें हो जाएगा। बोलिए, पहला जो है हाइड्रोजन हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, याद रखेंगे। पहला जो है हीलियम हो जाएगा, दूसरा जो है नियोन हो जाएगा, तीसरा जो है आर्गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। चौथा जो है क्रिप्टन हो जाएगा, ठीक है, क्रिप्टन हो जाएगा। पांचवा जो है जेनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेनन हो जाएगा। और छठा जो है रेडॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये क्या हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये आपके 6 टाइप्स हैं, ठीक है। तो 6 टाइप्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो अक्रिय हो जाएगा, ठीक है। क्या है? कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और जितने लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक जो देख रहे हैं वो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए कि इतना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग कुछ मेहनत नहीं, आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग लाइक और शेयर कर देते हैं, ठीक है, लाइक और शेयर कर देते तो ठीक है, आप आगे इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइक और शेयर करते तो ये आगे बढ़ जाते हम लोग, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग रैपिड फायर की तरह इसको 10-12 क्वेश्चन जो है कि हम लोग देखेंगे। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अब देखिए, कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक होता है, ये चीज़ हमको देखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, समूह 18 जो है अक्रिय गैस है, अभी बताए भी है। समूह जो है 18 जो है अक्रिय गैस है, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर बताना है कि कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक है। अब सल्फर जो है एस है,
ठीक है, ये सल्फर गैस है, ठीक है, ये क्लोरीन जो है Cl है, और क्लोरीन को याद रखिएगा इसको हैलोजन कहते हैं, हैलोजन वर्ग कहते हैं, हैलोजन वर्ग कहते हैं, ठीक है, हैलोजन वर्ग का सदस्य है, ये बात ध्यान में रखेंगे। फास्फोरस जो है P4 होता है, ठीक है, और यह इसका एक फैक्ट याद रखिएगा, यह ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आता है तो क्या हो जाता है, ये जलने लगता है, क्या होता है, जलने लगता है, ठीक है, जलने लगता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो एक बार अब आप लोग सेशन को शेयर करते हैं तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आज तो पानी का बोतल भी नहीं रखे, ठीक है। हाँ, जल्दी से आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, एक बार सेशन को, हाँ, निकोजन और फिर कैलोजन, हाँ ठीक है। आप इसको देखने के बाद एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं और पूरे क्वेश्चंस को फटाफट करेंगे। आपको 1 मिनट का समय दिया आपसे, ठीक है, आपको 1 मिनट का समय दिया, आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है अब तुरंत आने वाला है, ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन इसके बाद आने वाला है। कर दिए सर, ओके सर, विवेक, हाँ कर दीजिए, कर दीजिए, एक बार कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। समस्या तो तब आती है ना जब एग्ज़ाम एकदम सर पर होता है, तो आप कहते हैं कि अब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, सब होगा नहीं, लेकिन जो धीरे धीरे ये सारे चीज़ को, टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आइए अब हम लोग यहाँ से आ जाइए, अगर सेशन को शेयर कर दिए तो जल्दी से वापस आ जाइए, और वापस आ जाइए तो फिर हम देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान रहे, एक चीज़ ध्यान रहे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, या जो कहिए, ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ्स का जो सेट 2 है, मैथ्स का सेट 2 जो है, सेट 2 है, आपको मिल जाए, मैथ्स का सेट 2 जो है आपको मिल जाए, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक एक जो है सब्सक्राइबर जो है, एक एक सब्सक्राइबर जो है बढ़ा देंगे, एक एक सब्सक्राइबर जो है बढ़ा देंगे, और आज की क्लास में लास्ट तक, आज की क्लास में लास्ट तक जो है कम से कम 40 मेंबर्स अगर चले जाते हैं, 40 मेंबर्स चले जाते हैं, तो मैथ्स का सेट हम दे पाएंगे, मैथ्स का सेट दे पाएंगे, ठीक है, मैथ्स का सेट दे पाएंगे। हाँ, ध्यान रखें, आइए, क्योंकि आप लोग को अगर टारगेट नहीं दिया जाएगा तो आप लोग काम नहीं करने वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, फिर से बोल रहे हैं, अपने टारगेट पर ध्यान देना है, एक बार सेशन को शेयर करके इसको रीच पर पहुंचाइए, ताकि अगर ये 40 तक होते हैं, ठीक है, तो आपको मैथ्स का सेट 2 आज हम डिलीवर कर देंगे, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर कल जो है डायरेक्ट मैथ्स का सेट इसी पर चलेगा, ठीक है, चलेगा, लेकिन कल डायरेक्ट यहीं से डिलीवर होगा, पहले आपको बनाने का समय नहीं मिल पाएगा, बाद में मिलेगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछा गया है, तो अब आप लोग बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे, क्या होगा आंसर इसका। हाँ, उसका ग्रेफाइट था, बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अब आपको बताना है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा अब आपको बताना है। तो आप सभी लोग कहेंगे कि गुरुजी 18 होगा, क्या होगा, 18 होगा, बिल्कुल सही बात है। आइए, और आवर्तों की संख्या भी बता दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्त कितने हैं तो आवर्त भी बता दीजिए, बस लगले बता दीजिए। और डी इसका बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है, आवर्त की संख्या भी बता दीजिए, क्योंकि अभी अभी याद करवाए हैं, बोलो हाँ या ना, अभी अभी याद करवाए हैं, तो वो भी बता दीजिए क्या होगा आंसर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ
ठीक है, तो ये बिल्कुल सही, 7 जो है बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अब ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं किए हैं। आइए अब थोड़ा सा पीएच मान पर है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होंगे। तो उदासीन विलयन 7 से अधिक होगा तो उसको कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। और 7 के बराबर होगा, 7 से कम होगा तो उसको कहते हैं बेस। ठीक है, उसको कहते हैं बेस। और यहाँ पर 7 के बराबर होगा। अब पीएच मान का थोड़ा सा बात करते हैं। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक बार यह भी क्वेश्चन पूछ लिया है, हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि पीएच से अगर क्वेश्चन आता है, पीएच का खोज किसने किया था, पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने किया था। आपको भी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखते चलना है ताकि आपको याद हो जाए। अगर है आप में जो जुनून तो जल्दी से टाइप करें कि हाँ, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है और पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। फिर उसके नीचे टाइप कीजिए, अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और अम्ल का खोज किसने किया था यह भी लिख डालिए, इसको आरहेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? आरहेनियस महोदय ने खोज किया था। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। और क्षारक का खोज भी आरहेनियस महोदय किए थे। लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर हम पेन चेंज करके लिख रहे हैं कि सोरेनसन ने जो बताया था, इसमें कहा था कि जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान होता है तो हम उसको अम्ल कहते हैं। और जब जलीय विलयन में क्षारक के लिए OH- आयन प्रदान होता है उसको हम लोग क्षारक कहते हैं, बेस कहते हैं। यह भी बात बताए थे आरहेनियस महोदय। दूसरा, लिटमस पत्र के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं, लिटमस पत्र के आधार पर बात करते हैं, तो आओ बच्चों, लिटमस पत्र के आधार पर भी आपको याद करवा देते हैं कि लिटमस पत्र जो है वो क्या है, तो कहिएगा यह सूचक पत्र है। क्या है? सूचक पत्र है। और यह अम्लीयता और क्षारीयता की जानकारी देता है। क्षारीयता की जानकारी देता है। ठीक है, जानकारी देता है, याद रखना है। यह अम्लीयता और क्षारीयता की जानकारी देता है। अगर यहीं पर बात करते हैं, लिटमस के आधार पर बात करते हैं, तो अम्ल का परिभाषा क्या होगा, तो एक वर्ड लिख लीजिएगा, अनीला। क्या लिख लीजिएगा? अनीला। अम्ल वह है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बोलिए मेरे साथ, अम्ल वह है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा बात याद कर लीजिएगा, जो लाल को नीला करता है, जो लाल को नीला करता है उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। तो अब बताइए कि आपका रिवीजन प्लस क्वेश्चन दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके से लगातार जो है, हाँ ठीक है, अगर लगातार जो है हम लोग लगातार क्लास को देख लेंगे तो सारा चीज़ दिमाग में फिर से रिवाइंड हो जाएगा और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप उसे लिख लेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर 7 के बराबर हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप जरा ध्यान दीजिए और बताइएगा। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का जो है पीएच मान कितना होता है ये बताइएगा। इसी जगह जो है दूध का जो है पीएच मान क्या होगा यह भी आप बताइएगा। 2 क्वेश्चंस और दिए आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दिए, यह भी बताना है। 2 क्वेश्चन दिए हैं। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया याद रखिएगा 10.5 होता है और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है यह बता दीजिए। इसी के साथ जो है नींबू का पीएच मान बता दीजिए। नींबू का पीएच मान बता दीजिए। नींबू का पीएच मान कितना होता है, दोनों बता दीजिए आप लोग। नींबू का पीएच मान
नींबू का पीएच मान क्या होता है, दोनों बता दीजिए। ठीक है, जल का पीएच मान आपका कितना हो जाएगा, जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, बिल्कुल 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और नींबू का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो याद रखना है 2.2 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात को, इस क्वेश्चन को जब एग्जाम में आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। आइए 54 अगला क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना, ठीक है, बाघ परियोजना जो है, बाघ परियोजना संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया गया था, बाघ परियोजना संरक्षण कब प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा ये 1973 में किया गया था। बाघ परियोजना जो है कब शुरू किया गया था, तो यह 1973 में शुरू किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है बुआ, आप जो है जो भी हैं आप जो है टर्मिनेट कर दिए जाएंगे आज। ठीक है, आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़िए, नहीं तो फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है भाई साहब, कोशिका का बात करते हैं तो कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था, यह बात हमें याद रखना है। कोशिका का खोज जो है कब किए गए थे, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किए गए थे। एटीपी का मतलब क्या होता है, एडोनोसिन, याद रखिएगा एडोनोसिन, एडोनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट होता है, याद रखेंगे एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये याद रखिएगा। और एटीपी जो है जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऊर्जा बनता है वह ऊर्जा को एटीपी में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, एटीपी में मापा जाता है। ठीक है ठीक है, आइए दूसरा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है, जिसे ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऊर्जा गृह कहते हैं। श्वसन जो है दो प्रकार के होते हैं, श्वसन जो है प्यारे बच्चे, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, ठीक है, अनाक्षी श्वसन, और एक को कहते हैं आक्षी श्वसन। ठीक है, आक्षी श्वसन, ठीक है, आक्षी श्वसन। इसी का दूसरा नाम है अवायवीय, इसी का दूसरा नाम है अवायवीय और इसका नाम है वायवीय है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चे। ये जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है उसको आक्षी श्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसको अनाक्षी श्वसन कहते हैं। कोई बात नहीं है, आप जो है टिल्ट करके, फोन को टिल्ट करके रख दीजिए और आराम से पढ़िए और नोट कीजिए, मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, हाँ ठीक है, आइए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसी जगह आपसे पूछते हैं कि कोशिका में आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, आत्महत्या की थैली जो है किसको कहते हैं, आत्महत्या की थैली जो है किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा आत्महत्या की थैली जो है आप किसको कहेंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आत्महत्या की थैली जो है किसको कहा जाता है। आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहते हैं, किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। इसी के साथ जो है अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में। अब जो है जनन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं, तो अगर हम रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको जो देखने को मिलता है जनन, रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं लैंगिक जनन, क्या कहते हैं, लैंगिक जनन, और एक को कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। अब देखिए बहुत
ये जो है लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिका से निकलती है, तो जो कलिका से निकलता है उसका तो सही आंसर हम बता ही रहे हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में बात को समझिए। आप लोग बताइए कि लैंगिक जनन किस में होता है, लैंगिक जनन किस में होता है, ये बताइए आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो लैंगिक जनन किस में होता है, ठीक है, लैंगिक जनन किस में होता है। कितना क्वेश्चन है अभी, 23 क्वेश्चन है, फास्ट में कर लेंगे, ठीक है, फास्ट में कर लेंगे, खत्म कर लेंगे हम लोग। हाँ 1 आवर तक चलिए जाता है। बोलिए, एक सेट को करने में टाइम लग ही जाता है पूरा, टोटल 80 क्वेश्चन है, पूरा वेरिफिकेशन करना पड़ता है, पोस्टमार्टम करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना बात को। हाँ नर और मादा दोनों में होते हैं, ठीक है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन, हाँ ठीक है। लैंगिक जनन जो है किस में होते हैं, तो ये जो है वो जीव में देखने को मिलता है, ठीक है, किस में, जीव में देखने को मिलता है। और ये जीव जो है मानव में देखने को होता है, जिसमें जो है ये नर और मादा जो है दोनों होते हैं। नर और मादा जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, नर और मादा जो है दोनों लोग मिल करके निषेचन की प्रक्रिया करते हैं। कौन सी प्रक्रिया करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया करते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया के दौरान जाइगोट का निर्माण होता है। और यही जाइगोट जो है, ठीक है, किस में बदलता है, शिशु में बदलता है, ठीक है। और ये कहाँ, तो अंडाशय में रहता है, अंडाशय में रहता है। और जब ये शिशु में बदल जाता है, कितने मंथ लगता है, तो 9 माह लगता है। और 9 माह के बाद ये जो है बच्चा जो है जन्म लेता है, बच्चा जो है जन्म लेता है, क्या लेता है, बच्चा जो है जन्म लेता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। यह जो है बच्चा जन्म लेता है। तो पूछा जाएगा कि नर और मादा के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये निषेचन कहते हैं। और निषेचन के दौरान जो है किसका, तो जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तब वह शिशु, अंडाशय में शिशु का निर्माण होता है। और धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जाते हैं और पूरा 9 मंथ लग जाता है, ठीक है। और तब जाकर के बच्चा का जन्म हो पाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ से 1-2 बात और भी आएगा जो आगे चल करके आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो निषेचन जाइगोट, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं कि ये जो कलिका है, कलिका में कौन सा होता है, मुकुलन होता है। और विखंडन विधि किस में होता है, तो हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा में जो है क्या, हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा जो है कैसा पौधा है, हाइड्रा जो है कैसा पौधा है, याद रखिएगा, हाइड्रा जो है जलीय पौधा है। हाइड्रा जो है जलीय पौधा है। और जलीय पौधा जो है इसमें क्या होता है, तो विखंडन होता है। अपने आप जो है ये विखंडित होते रहते हैं, क्या होते हैं, विखंडित होते रहते हैं। हाइड्रा का पौधा जो है ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। और इसी में से जो है ये जो है निकल जाएंगे, ये पार्ट हट जाते हैं, इसको हाइड्रा कहते हैं। तो ये जलीय पौधा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप इधर उधर की बात नहीं करके पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। अब बताइए, मनुष्य में जो वृक्क है वो संबंधित है किससे है, ये आपको अलग अलग हो जाते हैं। बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पर मनुष्य का वृक्क जो है किससे संबंधित है ये बताना है। तो पोषण के बारे में जानते हैं। पोषण जो है क्या है, तो पोषण की बात करते हैं, तो शरीर का जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, ठीक है, वृद्धि जो है वो किसके माध्यम से होता है, पोषण के माध्यम से होता है। और पोषण की बात करते हैं तो पोषण आपको कितने प्रकार के देखने को मिलता है। यहाँ पर जो जीव मिलते हैं वो 2 टाइप्स के मिलते हैं। एक जो है स्वपोषी जीव मिलते हैं, क्या मिलते हैं, स्वपोषी जीव मिलते हैं। और एक को परपोषी जीव कहते हैं, क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। इसको हम लोग
इसको जो है हम लोग ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, और इसको हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। स्वपोषी जीव में कौन आता है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें पौधा जो है, पौधा आता है, और इसमें जो है अलग अलग 3 प्रकार के आते हैं, अलग अलग 3 प्रकार के जीव आते हैं। अब अलग अलग प्रकार के 3 गो जीव कौन है, तो एक अगर बात करते हैं तो एक परजीवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा, एक जो है मृतजीवी हो जाएगा, एक जो है मृतजीवी हो जाएगा, और एक जो है प्राणी सम पोषी हो जाएगा। तो ये अलग अलग 3 प्रकार के जीव हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ से ये चीज़ आपको दिखाई देते हैं। तो ये पोषण का पार्ट्स है, ये पोषण में हमको देखना है। अब बात करते हैं श्वसन में। श्वसन के बारे में अभी अभी बताए हैं, आक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, तो ये पीछे देख लेंगे आप। दूसरा अगर बात करते हैं उत्सर्जन, तो उत्सर्जन जो है कहाँ है, वृक्क में होता है, वृक्क में होता है, और यह है वृक्क। और वृक्क में क्या होता है, वृक्क का काम क्या होता है, फिल्टर का काम करता है, ये पानी को छानने का काम करता है। और ये जो है जब पानी जो है छन जाता है, ठीक है, पानी जो छन जाता है तो यहाँ पर फिल्टर होकर के यहीं पर क्या होता है, अगर किसी को देखिए, अगर किसी को जो है पेशाब लग गया, और पेशाब लग गया तो वो क्या करेगा, वो कहते हैं ना रोक लेते हैं, थोड़ा देर रोक लेते हैं, नहीं रोकना चाहिए। अगर ज़्यादा देर अगर रोकते हैं प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा, वो उल्टा जो है यूरिया का निर्माण करेगा, और ज़्यादा जब यूरिया का निर्माण हो जाएगा तो शरीर के लिए वो नुकसानदेह हो जाता है। तो यूरिया को नहीं रोकना चाहिए। यूरिया ऊपर जब चढ़ जाता है तो वहाँ पर स्टोन बनना शुरू हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये उत्सर्जन अंग है। तो उत्सर्जन अंग जो है कि मानव में अलग अलग जो है कि जैसे पाचन तंत्र के बारे में पढ़े थे, पाचन तंत्र में क्या हुआ था, फिर जो है कि आपका श्वसन तंत्र पढ़े थे, श्वसन तंत्र में क्या हुआ था, ये वृक्क है, वृक्क तंत्र में आपको देखने को मिला। यहाँ से जो भी उत्सर्जित होंगे, उत्सर्जित होने के बाद जो है यहाँ पर सपोज कीजिए कि वृक्क है, और यहाँ से ये पाइप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आया, इस यहाँ से जो वाटर होगा वो यहाँ पर एक थैली होता है, और ये थैली जो है आपका कहलाएगा यहाँ पर मूत्राशय, क्या कहलाएगा, मूत्राशय कहलाएगा। और ये मूत्राशय थैली में जो है जा कर के जमा हो जाएगा, और फिर मूत्राशय से जो है ये पानी जो है वृषण के द्वारा अलग अलग जो है जनन अंग के द्वारा जो है वृषण के द्वारा जो है ये पानी जो है जो बाहर ये निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज हमको ध्यान में रखने होते हैं। तो ये उत्सर्जन है, वृक्क से संबंधित है, जो हमको समझना था, ठीक है। आइए, यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो बगल में लाइक बटन दिया गया होगा, उसको आप प्रेस कर देंगे, ठीक है। आइए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब ये कहा गया कि यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, सभी, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। इसमें से करेक्ट आंसर जो है क्या होगा, तो बिल्कुल सही, इसमें से सभी होगा। CO2 की भी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की भी, सूर्य प्रकाश की भी, साथ ही साथ जो है प्यारे बच्चे H2O और खनिज लवण की भी जरूरत होती है। खनिज लवण की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, खनिज लवण की जरूरत होती है। इसी जगह आप ध्यान रखेंगे तो अभी आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसको स्वयं पोषी कहते हैं, अर्थात इसमें पौधा आता है। कौन आता है, पौधा आता है, ठीक है, इसमें कौन आता है, पौधा आता है, ठीक है। यहीं पर आपको 2 वर्ड देखने को मिलते हैं, एक आता है जाइलम, क्या आता है, जाइलम, और दूसरा आता है फ्लोएम, क्या आता है, फ्लोएम आता है। तो जाइलम का कार्य क्या है, जाइलम का कार्य क्या है, आप सभी लोग बताएंगे। यह क्या करता है, जल का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है, यह बात याद रखेंगे। दूसरा अगर पूछा जाए तो ये क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, यह बात याद रखेंगे, ठीक है। ओ भाई साहब, मुंह दुख जाता है, और आप लोग को समझ में आता है कि सर जो है आराम से वर्क कर रहे हैं। चलो भाई, सर जी का काम है पढ़ाना, सर जी को पढ़ा लेने दो, हमारी क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ, हमारी क्या दिक्कत है, सांसें फूलने लगती है, आप लोग सोचते हैं कि पढ़ाई में मेहनत नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से जब क्लास में जब आपको कहते हैं ना, हाँ, क्लास में जब आपका रिवीजन कराते हैं तो आपको लगता है कि ये, हाँ, क्लास में जो है, क्लास में आप
देखते ही हैं और अभी जो देख रहे हैं लगातार इतने वर्क करके आपको पढ़ाने का काम करते हैं और फिर पानी पी लीजिए, ठीक है। देखते हैं, बस टीचर है, डेडिकेशंस के साथ आपके साथ लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है लड़े और आपका जो है रिजल्ट बेटर हो, और बदले में क्या, बदले में क्या, हाँ ठीक है बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं। बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। ना आप लोग शेयर करते हैं और ना ही आप लोग रिच पॉइंट को बढ़ाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आइए, मेरा काम है करना, टीचर्स से आप सीखते हैं, ठीक है। और मैं ही एनर्जेटिक नहीं रहूँगा तो आप कैसे पढ़ाई करोगे, ठीक है। आप अपनी ईमानदारी से काम करोगे और गुरु दक्षिणा के रूप में 1-2 सब्सक्राइबर जो है कल तक बढ़ जाने चाहिए, हम देखना चाहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन। अब देखिए पादप हार्मोन की बात करते हैं। इंसुलिन जो है, इंसुलिन याद रखिएगा, यह मधुमेह, मधुमेह अगर बीमारी जिसको डायबिटीज कहते हैं, जिसको चिनिया रोग कहते हैं, उसमें इंसुलिन चाहिए। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो आपको चिनिया रोग, डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन जो है ये नर जनन अंग से निकलता है, नर जनन अंग से एस्ट्रोजन निकलता है। थायरॉक्सिन ये थायराइड ग्रंथि से होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है, इसको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। यह थायराइड, थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है प्यारे बच्चे? तो थायरॉक्सिन निकलता है, और थायरॉक्सिन अगर नहीं निकलेगा तो इसके थायराइड ग्रंथि से इसमें आपको घेघा रोग हो जाएगा, घेघा रोग हो जाएगा। इसी घेघा रोग को हम लोग क्या कहते हैं? ग्वाइटर रोग कहते हैं, ग्वाइटर रोग के नाम से जानते हैं। और ये किस कैसे दूर होगा? तो ये आपको आयोडीन नमक से होगा, आयोडीन नमक से जो है ये आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन नमक से ये आपका दूर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे और कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। और साइटोकाइनिन कैसा पादप हार्मोन है? क्या यह वृद्धि को काम करता है या वृद्धि को रोकने का काम करता है? ये बताइए आप सभी लोग। हाँ, वृद्धि का काम करता है या वृद्धि को रोकने का काम करता है, ये आप बताइए। तो याद रखिएगा ये पौधे में वृद्धि को रोकने का काम करता है प्यारे बच्चे, ये पौधे के वृद्धि को रोकने का काम करता है, ये रोकने के काम में आता है साइटोकाइनिन। अब बोलिए अगर समझ में आया तो बोलिए हाँ, समझ में आया? हाँ, आयोडीन नमक, ठीक है, आइए, ठीक है, बहुत अच्छा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा तेजी में अब निकाल करके चलेंगे। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो देखिए तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है, और पूरे शरीर में जाल की तरह फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो है देखिए यहाँ पर ये बात करते हैं और यहाँ पर फिर से ये ऐसे निकला हुआ होता है, ठीक है, ये ऊपर से निकला हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो गैप्स होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग एक्सॉन कहते हैं, ठीक है, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से फैला होता है, ठीक है। ये क्या है? दूमिका है। क्या है? दूमिका है, याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है? दूमिका है, याद रखेंगे। चलिए ओके, आइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक्सॉन हो जाएगा, याद रखिएगा। फूलों का नर फूलों का नर प्रजनन अंग होता है, क्या है? पुंकेसर होता है, अंडप होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र होता है, बताइए। तो फूलों का नर जनन अंग जो है, नर प्रजनन अंग जो है, हाँ क्या बता रहे हैं आप लोग? फूलों का प्रजनन अंग जो है वो क्या है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। फूलों का प्रजनन अंग जो है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। हाँ यस सर, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छे हैं बुरे हैं आपके रिजल्ट हो जाएंगे तो
सर्वमंगलमय। ठीक है, ठीक है, सर्वमंगलमय। क्या नाम है? समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, समझ में तो आना ही है, समझ में आना ही है, समझ में कैसे नहीं आएंगे? ठीक है, समझ में तो 100% आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, फूलों का नरजन प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर होता है। अंडप जो है यहाँ पर जो, जैसे ये फूल है आपका, एक फूल हम ले लिए यहाँ पर, ये कैसे बना है? देखिए ये फूल है, और इस फूल में यहाँ पर जो ये पार्ट्स है इसको अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। और वर्तिकाग्र इसके, जैसे उड़हुल का फूल जो होता है, ठीक है, ये उड़हुल का जो फूल होता है, ऐसे जो आप देखते हैं, ठीक है, ऐसे जो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो उड़हुल का फूल है, यहाँ पर वर्तिकाग्र होता है, और इस पर जो क्या है, मधुमक्खियाँ जो है इस पर बैठ जाती है, तो फिर ये ये जो है आपका प्रजनन का काम करता है। तो अभी फिलहाल याद रखना है कि पुंकेसर होता है। आइए फास्ट में हम लोग देख लेते हैं। 62 के बाद 63, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग को क्या कहते हैं? कोलन कहते हैं, सिकम कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। अपेंडिक्स तो याद रखिएगा, अपेंडिक्स जो है इसका कोनो कामे नहीं है। अपेंडिक्स का जो है वो कोनो कामे नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अपेंडिक्स का जो है कोई काम ही नहीं है। क्यों? अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, बी अपेंडिक्स। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? ठीक है, मतलब इसका कोई काम ही नहीं है, तो यही क्या होगा? अपेंडिक्स होगा। और ये तीनों पार्ट्स क्या है? कोलन, सिकम और रेक्टम, तो ये बड़ी आंत की पार्ट है। ठीक है, बड़ी आंत की पार्ट है, याद रखेंगे। आइए इसी के साथ 63 के बाद 64 नंबर में चलते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? तो ये बताना है। मुकुलन जो है किस में होता है? मटर में, और यहाँ तो आप समझ गए। विखंडन तो विखंडन आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? विखंडन जो है आपको देखने को मिलता है, आप कहाँ पर देखेंगे? ठीक है, हाँ, चलिए, हाँ, तो हाइड्रा यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रा हो जाएगा। आइए 64 के बाद 65 नंबर, श्वेत कश के आधारी भाग को क्या कहते हैं? श्वेत कश के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, अब रख देते हैं, फोन को रख देते हैं। श्वेत कश के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ, तो ये आपको श्वेत कश के आधारीय भाग को, अभी तो बताए हैं फूल में जो आधार भाग था वो क्या कहलाएगा? अंडाशय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंडाशय कहलाएगा। कोशिका झिल्ली में किस प्रकार की झिल्ली होते हैं? परागम्य, अर्धपरागम्य, अपरागम्य, इनमें से कोई नहीं। तो कहा गया है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है, ये बताना है। हाँ बताइए, तो क्या बता रहे हैं आप लोग? कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है, ये आपसे पूछा गया है। कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है, ये आपसे पूछा गया है। कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार का झिल्ली है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, बहुत अच्छा, अर्धपरागम्य झिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं, बाह्य दल में, अंडाशय में, अंडप में, पराग कोश में। चलिए बताइए किस में होते हैं? किस में होते हैं? हाँ जल्दी से बताइए किस में होते हैं? ठीक है, किस में होते हैं? पराग कोश जो है किस में होते हैं? ठीक है, तो यहाँ याद रखना है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं पराग कोश। क्या होते हैं? पराग कोश होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, आइए इसी के साथ 67 के बाद 68 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध को पहचानने के काम में आता है? ठीक है, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क जो है 3 प्रकार के होते हैं। मस्तिष्क किस, हाँ आंसर रॉन्ग है, डी आंसर रॉन्ग है।
ठीक है क्या, चलिए पराग कोश की बात कहा गया है। ठीक है, आइए मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है आपसे पूछा जा रहा है कि गंध के लिए है तो अग्र मस्तिष्क होगा। कौन सा होगा, अग्र मस्तिष्क होगा। समय थोड़ा सा कम है, नहीं तो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करते, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन करके जाते। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, मेनीपॉज कहलाता है, मासिक चक्र कहलाता है, मेनॉर्थ कहलाता है, ठीक है, इनमें से सभी कहलाता है। ठीक है, मासिक चक्रण जो होता है वो 28 दिन का होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे हम लोग मेनार्थे कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनार्थे कहते हैं। मासिक चक्र मेनीपॉज, प्रथम मासिक धर्म को मेनार्थे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मेनार्थे कहा जाता है। आइए इसी के साथ जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से गुरुत्वानुकर्तन का उदाहरण है किसमें, गुरुत्वानुकर्तन मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, फल का वृद्धि, फूल का वृद्धि, ठीक है, जड़ की वृद्धि, तो जड़ जो है, जड़ की वृद्धि जो है वो गुरुत्वानुकर्तन के कारण होता है। तो सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। 70 के बाद 71 परजीवी पौधा एक उदाहरण है। परजीवी जो है कौन है इसमें से, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, कौन है, गोबर छत्ता है, अमरबेल है, ब्रायोफिल है, चीड़ है। ठीक है, ब्रायोफिल है, चीड़ है। जल्दी से बताइए, आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। ठीक है, हाँ जड़ की वृद्धि होगा, जड़ की वृद्धि होगा, बिल्कुल सही है, जड़ की वृद्धि होगा। बताइए, हाँ यहाँ पर परजीवी पौधा जो है, परजीवी पौधा का बात किया गया है कि इसमें से कौन है परजीवी। ठीक है, परजीवी जो है यहाँ पर कौन हो जाएगा, ठीक है, अमरबेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा, याद रखेंगे। 71 के बाद जो है 72 पर बात करते हैं। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 3 फॉस्फेट होता है। कितना होता है, 3 फॉस्फेट होता है। 38 अणु एटीपी अणु का निर्माण होता है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। अब इसमें पादप हार्मोन टीएसएच जो है, टीएसएच जो है ये किस में पाया जाता है, तो ये मानव में पाया जाता है। जब दुग्ध स्राव के लिए जो है यह टीएसएच पाया जाता है। यहाँ एसीएच जो है पादप हार्मोन है। क्या है, पादप हार्मोन है, याद रखेंगे। ठीक है, हाँ पादप हार्मोन है। ठीक है, 73 के बाद 74 खुला परिवहन तंत्र में पाया जाता है। किसमें, बिल्लियों में, तितलियों में, मनुष्य में, कबूतर में। चलिए बताइए जल्दी से, किस में पाया जाता है, खुला परिवहन तंत्र जो है किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग के पास बेहद कम क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से हम लोग कवर कर लेंगे फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, खुला परिवहन तंत्र जो है आप याद रखिएगा तितलियों में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46 होता है, 23 जोड़ा होता है। ठीक है, और कौन सा जोड़ा जो है लिंग निर्धारण करता है, याद रखिएगा, कौन सा जोड़ा जो है लिंग निर्धारण करता है, याद रखिएगा, लिंग निर्धारण करता है। तो आप याद रखेंगे यह 23वां जोड़ा होता है। जो 23वां जोड़ा होता है वही लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 74 के बाद 75 द्विखंडन पाया जाता है किसमें, द्विखंडन जो है पाया जाता है किसमें पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो द्विखंडन के बारे में आपसे पूछा गया कि द्विखंडन जो है किस में पाया जाता है, स्पंज में पाया जाता है, हाइड्रा में, और इनमें से कोई नहीं, जीवाणु में। तो अभी बात की है कि इसमें कौन सा पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीवाणु। तो क्या हो जाएगा, द्विखंडन किस में पाया जाएगा, तो आपका जीवाणु में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, जीवाणु में पाया जाएगा। ठीक है, आइए हाँ इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 75 के बाद 76 शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, क्या होती है, मध होती है, अधिक लंबी होती है, याद रखिएगा। मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी वाले का ज़्यादा लंबा होता है। छोटी आंत की पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, काइम, चाइल या काइलोक्रान कहलाता है। क्या कहलाता है, काइलोक्रान कहलाता है। तो याद रखिएगा चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, चाइल कहलाता है, यह बात याद रखेंगे। ठीक है, चाइल कहलाता है। मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है, अगर मेरु रज्जु यहाँ पर जो है
यहाँ मेरु रज्जु है, अगर मेरु रज्जु जो है टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरु रज्जु के आघात से क्या हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा, लकवा हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, घेघा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा, घेघा रोग हो जाएगा या क्या होगा, तेजी में बताइए आप लोग जल्दी से। ठीक है, हाँ, टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर मेरु रज्जु आघात हो जाए, वो टूट जाए तो क्या हो जाएगा, घेघा रोग हो जाएगा। क्या नहीं होगा, घेघा रोग नहीं होगा। मतलब क्या समझे कि वो डी, अच्छा डी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरु रज्जु का टूट जाना जो है मतलब पीछे से बैकबोन जो है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब नर्वस सिस्टम जो है कि काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये लकवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लकवा कहलाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त स्रोत है, प्रदूषण मुक्त स्रोत है बताइए तो, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बताइए जल्दी से बताइए तेजी में। हाँ, डी 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 जो है, हाँ बिल्कुल सही। चलिए जल्दी से बताइए, 2 क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। चलिए, तो इनमें से सभी जो है जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी जो है। अच्छा, पवनों का देश किसको कहते हैं, पवनों का देश किसको कहते हैं, पवनों का देश जो है किसको कहते हैं, ये बताइए, पवनों का देश जो है किसको कहते हैं। हाँ, पवनों का देश किसको कहते हैं। और एक क्वेश्चन जो है ये रिपीट होके आ रहा है, इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। डेनमार्क, बिल्कुल सही, डेनमार्क। बहुत अच्छा मंजीत, हाँ रेगुलर रहो, रेगुलर रहो, एकदम 100% स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, लघु पथन परिपथ के समय धारा का मान क्या होता है, ये क्वेश्चन कल हम लोग किए थे, एक रिपीट हो गया है, एक क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर आज जो है हम लोग सेट 2 जो है साइंस का पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए। सब्जेक्टिव भी हुआ और ऑब्जेक्टिव भी हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अभी हुआ, सब्जेक्टिव जो है दिन वाले मतलब डे क्लास में हुआ है। ठीक है, डे क्लास में हुआ है, तो दोनों आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो गए। तो सेट 2 जो है आपका प्यारे बच्चे, सेट 2 जो है साइंस का सेट 1 जो है आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए। सेट 1 जो है कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए। मैथ्स का भी सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैथ्स का सेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ सी है क्या, हाँ बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर सेट जो है कंप्लीट हो गया। अब बताइए, अब इसके आगे जो है फिर से मैथ्स का सेट है, और आप लोग कथन अनुसार जो है आप लोग अपने कथन अनुसार नहीं उतरे और आगे जो है नहीं बढ़ा पाए हैं। ठीक है, तो एक बार कमर कसना है और एक बार जोर लगा के जो है कि चलना है। सर मैथ्स का दे दीजिए सेट 2, नहीं अभी नहीं मिलेगा। मैथ्स का सेट 2 जो है कल लाइव क्लास में ही आएगा। मैथ का सेट 2 जो है कल लाइव क्लास में ही आएगा। मैथ का शॉर्ट आंसर, हाँ शॉर्ट आंसर प्रशांत कुमार बोल रहे हैं, शॉर्ट आंसर दे दिए गए हैं, डे वाले क्लास में आपको कराए गए हैं। ठीक है, कुछ बाकी है वो भी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो कल की क्लास में हम लोग मैथ्स का सेट 2 देखेंगे। मैथ्स का सेट 2 देखेंगे, उसमें 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कल की क्लास में मैथ्स का 50 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास देखना नहीं भूलेंगे। कल हम लोग मिलेंगे और सेट 2 करेंगे, सेट 2 करेंगे मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स का सेट 2 करेंगे और हम लोगों को टोटल 5 सेट कंप्लीट करने हैं। टोटल जो है 5 सेट कंप्लीट करने हैं। तो कल मैथ्स का सेट 2 होगा और शाम में 6 बजे होगा, शाम में 6 बजे होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो भी लोग हैं कल शेयर कर दीजिएगा एकदम, और शाम में 6 बजे जो है जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुड़े और इस पढ़ाई को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई इंक्वायरी होगा तो आप ज़रूर बताएंगे, और क्लास के लास्ट में आपको एक अच्छा सा मोटिवेशन जो है ज़रूर लिखना है।
चूँकि हम लोग को क्या होता है, हम लोग को मोटिवेशंस उन्हीं सब बातों से मिलता है जो आप लिख करके जाते हैं कि कैसा क्लास लगा, क्या इसमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिलता है, ये सारा चीज़ जो है। और एक बार सेशन को शेयर करेंगे, लड़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ही धीरे धीरे, जैसा कि आप सभी लोग देखे और क्वेश्चंस ढेर सारा था, ढेर सारे क्वेश्चंस को पूरे 1 बाय 1 करके आपका कंप्लीट कराएं, ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीट भी हुआ। ओके, थैंक यू, जय हिंद। कल मिलते हैं फिर सेट 2 में, मैथ्स का सेट 2 होगा और हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे शाम में 6 बजे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।